प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और रियल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने डिफरेंट सेट्स के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ा था। इनफैक्ट जो बेसिक सेट्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं सेट थ्योरी में, उनके बारे में पढ़ा था, जिनमें नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, रैशनल नंबर थे, इरेशनल नंबर थे। उसके बाद रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था और रैशनल नंबर जिनको जो डेसिमल फॉर्म में अगर लिखे हुए हों तो उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, उनका उसका भी सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो क्या अप्लाई होते हैं, उनके बारे में डिफरेंट डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट के डेफिनेशन के बारे में कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज़ अ सेट? In mathematics, a set is a collection of well-defined distinct objects. तो मैथमेटिक्स में सेट का क्या मतलब है, आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए, उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए जो कि डिस्टिंक्ट हो, मींस के सेम ना हो। एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो दो बार जो है वो, या एक ही नंबर जो है वो दोबारा फिर से ना आए। अगर आप ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फिर जो है दोबारा आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किताबें हैं तो एक किताब का नाम अगर बुक वन, दूसरी किताब का नाम अगर आप बुक टू रख देते हैं तो बुक वन बुक टू आ सकती है। एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा जो है सेट में मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक ही नंबर जो है ना वो सेट में दोबारा फिर से जो है इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम सेट का नाम नहीं दे सकेंगे। तो सेट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक कलेक्शन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, या किसी को कोई और चीज़ का हो सकता है कलेक्शन। ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए या डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए, जिनका भी आप लोगों ने कलेक्शन लेना है। और सबसे आखिर पे कि वो जो भी कलेक्शन हो वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि आप बता सकें किसी को कि आपने किन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो है वो लिया है, या कोई आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स का कलेक्शन जो है वो लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए मेक अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो अगर आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं आप उनका कलेक्शन बना सकते हैं। उस कलेक्शन को बना के आप कह सकते हैं मेरे पास सेट है। इसी तरह सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, आप उनका कलेक्शन बना सकते हैं, वो आपके पास एक सेट है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए मेक कलेक्शन ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु विल गेट ए ग्रेड इन दिस सब्जेक्ट, इन मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, तब अब आपको नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट होंगे जो मैथ के सब्जेक्ट में जिनका ए ग्रेड आएगा। तो आप अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते या कलेक्शन जो है वो नहीं बना सकते। आपको आइडिया ठीक से नहीं मिल रहा कि एक्चुअली मैंने यह कौन से स्टूडेंट को जो है पिक करना है और उनका कलेक्शन बना के एक सेट बनाना है। तो जब आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना किया गया हो, या आपको जो है वो कंप्लीट डाटा जो प्रोवाइड ना दिया गया हो जिसको यूज़ करके आपने ऑब्जेक्ट्स का या नंबर्स का कलेक्शन बनाना है, तो उस केस में जो आपके पास जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइन नहीं रहता। तो अगर आपका कलेक्शन जो है वेल डिफाइन ना हो, अगर आप कलेक्शन फॉर एग्जांपल आप कुछ स्टूडेंट को लिख के बताते हैं कि सर मुझे ये लगता है कि इन स्टूडेंट का ए ग्रेड आएगा, तो आप जो है कंफर्म नहीं होंगे उसके बारे में, ठीक है। आपको श्योरिटी नहीं होगी कि किन स्टूडेंट का ए ग्रेड आएगा या किन स्टूडेंट का ए ग्रेड नहीं आएगा। तो वो कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम उसको सेट भी नहीं कहेंगे। उसी तरह अगर हम ये कहें ए सेट ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स विच विल गो डायरेक्टली टू जन्ना, उन स्टूडेंट का कलेक्शन है जो डायरेक्टली जो है वो जन्नत में जाएंगे, तो आप नहीं बता सकते इनके बारे में, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ये चेक करने का कि किन किन स्टूडेंट ने जन्नत में डायरेक्टली जाना है, किन ने नहीं जाना। और ना इस चीज़ का कोई क्राइटेरिया होता है, ना ना ही इस चीज़ की कोई स्केलिंग होती है जिसको यूज़ करके आप ये बता सके कि किन किन स्टूडेंट ने जो है वो मैथ के सब्जेक्ट में ए ग्रेड लेना है और किन स्टूडेंट ने ए ग्रेड नहीं लेना। तो जिस चीज़ के बारे में आपको कोई क्राइटेरिया या स्केलिंग का नहीं पता, आप अच्छे तरीके से डिफाइन करके नहीं बता सकते कि या चेक करके नहीं बता सकते किन किन स्टूडेंट ने ए ग्रेड लेना है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो कलेक्शन आपको बनाने के लिए कहा गया है वो अच्छे तरीके से आपको डिफाइन नहीं किया गया।
ये आपको जो है कलेक्शन बनाने के लिए जो डाटा प्रोवाइड किया गया है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, वो कंप्लीट जो है प्रोवाइड नहीं की गई, इसलिए आपका वो जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइन नहीं होगा। अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे, जब वो वेल डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम उसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेट भी नहीं कहेंगे। कलेक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कोई ना कोई चीज़ों ऑब्जेक्ट्स का जो है कलेक्शन लिया होगा, लेकिन क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम उसको सेट नहीं कहेंगे। तो सेट के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? सेट के लिए सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने जिन भी ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स या क्वांटिटीज़ का आपने कहने की कलेक्शन लेना है, वो कलेक्शन सबसे पहले जो है वो वेल डिफाइन हो, ठीक है। और उसके बाद एक बात जो मैंने पहले यहाँ बताई थी कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स या नंबर का आपने कलेक्शन लेना है, वो नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। सेम जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो या एक ही नंबर जो है वो दोबारा फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। एक अगर आपके पास सेम ही ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं या पेंसिल पड़ी हुई हैं, तो आप उनको डिफरेंट नाम दे के आप उनका सेट बना सकते हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3। इस तरह वो क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो दिखने में या नेम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी डिस्टिंक्ट की या डिफरेंट होने की आप एक और एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 जो है ब्लू बॉल्स हैं, और आप जो है वो 5 उनमें से 3 रेड बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स को कलेक्ट करके एक कलेक्शन बना लेते हैं और कहते हैं कि ये एक सेट है, तो वो एक सेट नहीं होगा, उसमें 3 ही रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट जो है वो सेम सेम आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप जो है 5 जो ब्लू बॉल्स हैं और 5 जो रेड बॉल्स हैं उनको नाम दे दें, फॉर एग्जांपल जो पहली रेड बॉल है उसको R1 का नाम दे दें, और जो दूसरी रेड बॉल है उसको R2 का नाम दे दें, एंड सो ऑन। पांचवी जो रेड बॉल है उसको जो है वो R5 का नाम दे दें। इसी तरह जो ब्लू बॉल्स हैं उनमें से पहली ब्लू बॉल है उसको जो है B1 का नाम दे दें, दूसरी को B2 का नाम दे दें, एंड सो ऑन। जो पांचवी है उसको B5 का नाम दे दें। अब जो है आप जो है वो 3 रेड बॉल्स या 3 ब्लू बॉल जो हैं वो उनको कलेक्ट करके एक सेट बना सकते हैं, क्योंकि वो तीनों ही बॉल जो हैं वो उनके नाम डिफरेंट आपने रखे हुए हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो है वो कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। तो उनमें से 3 रेड बॉल्स होंगी जो कि 3 R1, R2 एंड R3 होंगी, और 3 ब्लू बॉल्स होंगी जो कि क्या होंगी? B1, B2 एंड B3। तो इस तरह ये 3 रेड बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स का जो कलेक्शन आपके पास वो एक सेट बन जाएगा। और नंबर्स में भी सेम यही केस होता है। अगर आपके पास अगर यहाँ पे देखिए एक सेट लिखा हुआ है, इसमें है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। अब आप इसमें अगर आप सेट को अगर इस तरह लिखते हैं, 1 2 3 लिखने के बाद 3 के बाद दोबारा फिर से 3 लिखें, उसके बाद फिर जो है वो ये 4 और 5 लिखें, तो ये जो दोबारा फिर आपने 3 लिखा है, अब ये जो कलेक्शन बना है आपके पास ये एक सेट नहीं है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेट ये तब बनेगा जब आपके पास जो नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसको सेम ही आ रहा है, ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों सेम ही है, एक ही नंबर है, अलग अलग नंबर नहीं है, और नाम भी इनका सेम ही रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो नोटेशन वाला नाम है, ये वाला जिसको हम 3 पढ़ते हैं, नाम भी इनका सेम ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इस एक 3 को जो हम यहाँ पे कैंसल आउट करेंगे या रिमूव करेंगे, ताकि इन दिन हमारे पास जो है डिफरेंट नंबर्स का कलेक्शन जो है बन सके। अब ये जो नंबर डिफरेंट लिखे हैं 1 2 3 4 5, अब आपके पास ये क्या है? एक सेट है। सेट्स उसके बाद है सेट को नाम रखने की नोटेशंस और सेट के एलिमेंट्स की नोटेशन। तो सेट को जो है वो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सेट लिखा हो, अगर आपने इसको नाम देना है तो आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस सेट। तो सेट के जो नाम रखते हैं वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन जनरली सेट के एलिमेंट्स जो है हम इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन, उसके अलावा स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जी, इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इन जनरल इंग्लिश के स्मॉल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे अगर एक एलिमेंट जो है वो 3 बिलोंग कर रहा है सेट में से, तो आप लिखते हैं 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि एलिमेंट जो 3 इसमें से बिलोंग कर रहा है। और इन जन अगर आपने किसको एक एलिमेंट जो है कि सेट में से रिप्रेजेंट करना है या डिस्कशन करनी है, तो आप इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक्स जो है उस कैपिटल ए सेट का जो कोई ना कोई एक एलिमेंट है। इस तरह आप इस तरह ये भी लिख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल ए जो है सेट ए का कोई ना कोई एक एलिमेंट है। ये नोटेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि बिलोंग्स टू मीन्स के
वो जो एलिमेंट आपने सबसे पहले लिखा है इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या है, वो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है या सेट में मौजूद है। और इसी तरह अगर कोई एलिमेंट के सेट में बिलोंग नहीं करता तो उसके लिए आप ये वाली नोटेशन करते हैं कि बिलोंग्स टू के ऊपर इस तरह लाइन लगाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट एक्स जो है वो उस सेट ए में बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पे लिखें तो ये वाला आपके पास जो सेट है, आप कह सकते हैं कि सेट में जो है 6 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करता। तो इसके लिए आप इस तरह की नोटेशन को जो यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको सेट के नाम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो लोअर केस लेटर होते हैं या जो स्मॉल लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, उनको हम जो है वो सेट के इन जनरल सेट के एलिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ सेट। के सेट को हम जो है वो डिफरेंट वेज से जो है वो लिख सकते हैं कि उस सेट में कौन से एलिमेंट्स जो है मौजूद हैं। सेट को लिखने के यहाँ पे 3 तरह के तरीके जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला मेथड जो है या तरीका जो है वो सेट को लिखने का वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, ये ऐसा मेथड है जिसमें हम जो है जिस सेट के बारे में जो है वो वर्ड्स में जो है वो बता देते हैं, वर्ड्स में लिख के एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि उस सेट में जो है वो कितने एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं दिस सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट। तो हमने क्या किया है, सेट में जो एलिमेंट है उनके बारे में वर्ड्स के ज़रिए जो है वो लिख के जो है वो एक्सप्लेन करके बता दिया है कि सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो सेट में कौन से एलिमेंट हैं या वो किन एलिमेंट्स, वो सेट जो है वो किन एलिमेंट्स पर कंसिस्ट जो है वो मुश्तमिल है। तो सेट है दिस सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। ये आप लोगों ने क्या कर दिया, वर्ड्स के ज़रिए जो है सेट के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया कि उसमें कौन से नंबर्स हैं। इस तरह के सेट को लिखने के मेथड को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। एक और एग्जांपल करना चाहे तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये भी आपके पास क्या है, आपके पास जो एक सेट है उसको आपने भूल के वर्ड्स में जो है वो एक्सप्लेन करके बता दिया है कि आपके सेट कौन सा है और उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। और दूसरा वे जो है वो सेट को बताने का या लिखने का वो ये है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में क्या होता है कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन करके नहीं बताते, डायरेक्टली जो है वो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको या उनके नेम्स को जो है वो लिख के हम बता देते हैं कि सेट में ये वाले एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमने ये कहा था सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये हमने सेट के बारे में जो है वर्ड्स में बताया था कि उस सेट में कौन से एलिमेंट है। लेकिन टेबुलर मेथड है, टेबुलर मेथड में हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली वो एलिमेंट्स जो सेट में मौजूद थे हमने उनको लिख के मैं बता दिया है कि एक्चुअली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं, वो ये वाले हैं। और जो भी वो एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं पहले 5, उनको हमने क्या कर दिया इस तरह लिख के बता दिया है। और उनको तरतीब वाइज लिख के जो है वो ये जो करली ब्रैकेट्स हैं उनके साथ इनक्लोज कर दिया है, जो कि सेट को लिखने की नोटेशन होती है। सेट के एलिमेंट्स को जो है वो टेबुलर वाइज लिखने की नोटेशन होती है। तो जो भी एलिमेंट सेट में एक्चुअली मौजूद हैं उनको या उनके नाम को जो है इस तरह लिख के करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी सेट को जिसको हमने पहले वर्ड्स में बताया था द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, उनको जो है वो टेबुलर वे में लिखने का मेथड ये है कि हमने डायरेक्टली उन एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को जो है वो लिख के बता देना है कि एक्चुअली उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस तरह जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल की थी, इसी तरह जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल बताई थी डिस्क्रिप्टिव मेथड की सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, उसको भी आप जो है इस तरह टेबुलर फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है कि आप आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में उनको लिखेंगे। ज़ाहिर बात है टेबुलर जो मेथड है उसमें जो है वो एलिमेंट्स को जो है ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो इनक्लोज करके लिख के बताते हैं उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। तो दूसरी एग्जांपल थी सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अगर आप उसको टेबुलर वे में लिखना चाहते हैं तो आप फर्ज कर लें अभी क्लास में जो है वो तीन तीन लड़के हैं। एक का नाम अली है, एक का नाम लेट्स से रिजवान है, और जो तीसरा लड़का है उसका नाम लेट्स से अहमद है। ठीक है, तो जो 3 बॉयज़ थे आपकी क्लास में, आपने क्या किया, उन तीनों बॉयज़ के जो है वो नेम्स जो हैं वो लिख के बता दिए हैं कि आप जिन जिन बॉयज़ के कलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये हैं वो वाला सेट और ये हैं वो वाले बॉयज़ एज ए एलिमेंट्स
आपके सेट में। तो आपने क्या कर दिए, बाकायदा उन लड़कों के नाम लिख के बता दिए कि इन लड़कों का सेट जो है वो आप जिस जो है इन लड़कों का सेट है जिसके बारे में आप जो भी बात कर रहे थे। तो ये है सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास को जो है वो टेबुलर वे में जो है वो लिखने का तरीका, ठीक है, या टेबुलर मेथड सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। उसके बाद नेक्स्ट सेट को जो लिखने का या बताने का तरीका है वो ये है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या करते हैं, आपने जो सेट कंसिडर कर होते हैं उसको नोटेशन मैथमेटिकली नोटेशन वाइज जो हम लिख के बताते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स का आप कलेक्शन ले रहे हैं वो एक्चुअली वो जो कलेक्शन आप पिक कर रहे हैं आप कौन से मेन कलेक्शन में से जो है वो पिक कर रहे हैं, और उसके ऊपर कंडीशन जो है वो मैथमेटिकली कौन कौन सी हैं वो भी आप लोगों ने मैथमेटिकल बेस पे लिख के बतानी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो पहली एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी थी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जिनको आप लोगों ने जैसे वर्ड्स में लिख के बताया था, उसी एग्जांपल को हम क्या करेंगे मैथमेटिकली नोटेशन वाइज जो है वो लिख के बताएंगे कि आप किस सेट की बात कर रहे हैं या आपने कौन सा सेट जो है वो लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में, ठीक है। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका तो ये है कि इस तरह कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करें और सबसे पहले जो है वो आप स्टार्ट में एक्स लिखें। एक्स क्या करेगा, उस सेट के हर एलिमेंट को जो है वो जनरली जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उस सेट के जो सेट को आप लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि जिन ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन का आप सेट ले रहे हैं वो एक्चुअली जो कलेक्शन जो आप पिक कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स या नंबर जो पिक कर रहे हैं वो किस मेन कलेक्शन में से जो है पिक कर रहे हैं। तो आपने क्या बताया था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या करें, नेचुरल नंबर में से जो है कुछ नंबर्स लेके उनका सेट बना रहे हैं। तो जिस मेन कहने की कलेक्शन में से आप जो है वो न्यू कलेक्शन जो है वो पिक कर रहे हैं, नंबर जो है पिक कर रहे हैं, पहले आपने उस सेट के बारे में बताना है कि वो मेन कलेक्शन जो है वो कौन सा है। तो स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो सेट लिख रहे हैं उसका एक आर्बिट्रेरी या जनरल एलिमेंट लिखेंगे और ये बताएंगे कि आर्बिट्रेरी या जनरल एलिमेंट हम लोगों ने कौन से सेट में से लेना है, वो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लेना है। अब क्योंकि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर सारे के सारे नहीं लेने हैं, सिर्फ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लेने हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स के ऊपर कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है वो कंडीशन आपने वो भी साथ में फिर बतानी है, वो भी मैथमेटिकल वे से बतानी है। इस नोटेशन का मतलब होता है और या एंड, ठीक है। तो एंड उन नंबर्स के ऊपर जो हमने आर्बिट्रेरी यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं एक्स, वो उनके ऊपर क्या कंडीशन है क्योंकि वो पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं तो इसलिए हम कह देंगे कि वो नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं और क्या है वो 5 या 5 से कम है। तो ये हमने क्या कर दिया है, उन नंबर्स को जो है वो उस कलेक्शन को सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कलेक्शन को हमने क्या कर दिया है सेट बिल्डर नोटेशन में जो है वो लिख के बता दिया है, मैथमेटिकल वे से जो है नोटेशन वाइज लिख के बता दिया है कि आपके सेट में एक्चुअली कौन से एलिमेंट्स हैं। ये हमने क्या किया था, ये हमने टेबुलर वे में लिख के बताया था कि हमारे सेट में एक्चुअली कौन से एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करते हैं, हम बता रहे हैं कि सेट में हमने कौन से एलिमेंट जो है वो कंसिडर किए हुए हैं। तो इस तरह लिखने के वे को हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो फिर से दोबारा बता दूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करने के बाद आपने उस सेट के जनरल एलिमेंट को लिखना है। वो इन जनरल हम जो है वो मोस्टली एक्स ही यूज़ करते हैं। आप चाहें तो वाई भी यूज़ कर सकते हैं, जी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जनरली जो है वो एक्स ही जो है वो यूज़ होता है, इसलिए हम एक्स के बाद साथ एग्जाम्पल करेंगे। तो सेट में कोई एलिमेंट्स हैं, लेट से एक्स है सेट में एलिमेंट्स, अभी नेक्स्ट एक्स एलिमेंट हैं कौन से, एक्स जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है, कुछ नेचुरल नंबर हैं, तो वो जो कुछ नेचुरल नंबर हमने लेने हैं उनके ऊपर क्या कंडीशन है, कौन से जो है वो नेचुरल नंबर हैं जो हमने लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। तो हमने वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जो 5 या 5 से कम है। तो ये सारी कंडीशन को जब आप कंबाइन करेंगे, एक एलिमेंट्स हैं एक्स, इन जनरल एक्स नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है और एक्स 5 या 5 से कम है, तो फिर कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 5 या 5 से कम है, वो यही हैं 1 2 3 4 5। तो आप लोगों ने वो नंबर नहीं लिखे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया मैथमेटिकल नोटेशन वाइज जो है उस नंबर के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दे दी है या बता दिया है कि उस सेट में कौन से नंबर जो हैं वो होंगे। तो इस तरह कि सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने या कि सेट को लिखने के तरीके को हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने
जो रैशनल नंबर है उसकी भी डेफिनेशन पड़ी थी सेट, जो उसमें जब मैंने आपको सेट रैशनल नंबर के सेट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको उस रैशनल नंबर के सेट को सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में जो है वो फॉर्म में जो है वो बताया था कि रैशनल नंबर जो है एक्चुअली कौन कौन से नंबर होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो मैंने जनरली बताया था कि रैशनल नंबर में पी और क्यू इस तरह के नंबर होते हैं, इस तरह के जो भी नंबर होंगे वो रैशनल नंबर जो होंगे, लेकिन इन पी और क्यू के ऊपर कंडीशन थी। सारे के सारे इस तरह के नंबर को रैशनल नंबर नहीं कहा था, सिर्फ इस तरह के उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहा था जिनमें पी और क्यू जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहे हों, मीन्स आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में से हो। और उसके अलावा क्या कंडीशन थी, और उसके अलावा ये कंडीशन थी कि आपका जो डिनोमिनेटर जो क्यू है वो क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी नंबर जो होंगे उनका अगर आप कलेक्शन बनाएंगे तो वो सारे के सारे नंबर का जब आप कलेक्शन बनाएंगे तो वो बन जाता है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये भी जो सेट ऑफ रैशनल नंबर को लिखा था हमने, वो भी हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा था, क्योंकि इस तरह हर एक रैशनल नंबर को एक एक करके लिख के तरतीब वाइज फिर सोन करके लिखना जो है वो आसान नहीं होता। जिस तरह हम नेचुरल नंबर को लिखते हैं, जिस तरह हम होल नंबर्स को लिखते हैं, क्योंकि उनकी तरतीब जो है वो आसान है, लेकिन जो सेट ऑफ रैशनल नंबर हैं उनको इस तरह तरतीब वाइज जो है वो 8-10 को लिख के सोन लिख करके जो है वो एक्सप्रेस करना जो है आसान नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर को जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो डिफाइन करते हैं, ताकि आपके जनरली जितनी भी रैशनल नंबर है सारे के सारे जो हैं वो कवर हो सकें और आपको पता चल सके कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म वाले कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर नहीं होते। तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म वाले नंबर के ऊपर अगर कोई कंडीशन थी तो एक्स्ट्रा कंडीशन भी जो है वो हमने मैथमेटिकल वे में जो है वो लिख के बताई है, ताकि आपको पता चल सके कि उस सेट में जो है वो जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कौन सी कंडीशन है और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो आने हैं। इसी तरह और जो आपको मैंने खुद अभी दूसरी एग्जांपल बताई थी, जो सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो उसको भी जो है आप जो है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको लिखना चाहें सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्स, कि वो जो बॉयज़ हैं उनका नाम जो है इन जनरल लेट्स से एक्स है, और एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है कि एक्स आप मीन्स कि एक्स आप लोगों ने कौन से सेट में से या कौन से मेन कलेक्शन में से पिक करने हैं। एक्स आप लोगों ने पिक करना है आपकी क्लास में से, ठीक है। सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं सिर्फ आपने उन्हीं को पिक करना है। तो इन योर क्लास में से जो आप लोग क्या करेंगे, जो बॉयज़ का सेट है आप अपनी क्लास में से पिक करेंगे। तो और उसके अलावा एक्स के ऊपर आप अपनी क्लास में से जो जारी बात है बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो आपकी क्लास में जो आप जिन स्टूडेंट का कलेक्शन बनाया है वो सिर्फ बॉयज़ ही होने चाहिए। तो एक्स एक्स आपकी क्लास में बिलोंग कर रहा है और एक्स क्योंकि बॉय होना चाहिए, इसके ऊपर एक्स के ऊपर जो जो कंडीशन है उनको हम मैथमेटिकल वे से लिखेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि एक्स जो है वो आपकी क्लास में से होना चाहिए, तो वो हमने ले ली कंडीशन। उसके बाद जो है कंडीशन थी कि वो हमने क्योंकि बॉयज़ का सेट बना रहे थे इसलिए कंडीशन निकाल देंगे एक्स के ऊपर एक और, कि एक्स क्या है, एक लड़का है। तो ये वाली कंडीशन जो मैं आपको वैसे वर्ड्स में बता रहा था, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, या जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म में जो है वो लिख के बताया था अली, फरहान एंड अहमद, उस कंडीशन उस सेट को मैंने क्या कर दिया है, या उन कंडीशन को क्या मैंने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लिख के बता दिया है कि आप एक्चुअली सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास को आप सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो फॉर्म क्या है, आप सेट बिल्डर नोटेशन में क्या सबसे पहले उस सेट का एक जनरल या आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखेंगे लेट्स से एक्स, और एक्स आप लोग जो है वो उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास के वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप लोगों ने जो कलेक्शन लेना है वो कौन से मेन कलेक्शन में से लेना है, वो आपने अपनी क्लास में से लेना है। तो एक्स जो है आपकी क्लास में से बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपकी क्लास में बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो आपने कौन सी बॉयज़ और कौन सी गर्ल्स का कलेक्शन लेना है, या सिर्फ बॉयज़ का लेना है या सिर्फ गर्ल्स का लेना है। तो एक्स के ऊपर आपको अगर एक्स्ट्रा कंडीशन और लगी हुई है तो आपको वो भी कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो कंडीशन एक्स्ट्रा ये थी कि एक्स हम क्योंकि सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास ले रहे हैं, तो एक्स के ऊपर कंडीशन एक एक्स्ट्रा ये है कि एक्स क्या है, एक बॉय है। तो ये वाली कंडीशन को अगर आप कंबाइन करेंगे कि एक्स आपकी क्लास में से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो एक लड़का भी है, तो ये आपके बाद इंडियन क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास बन जाएगा, या फिर वो वाला सेट बन जाएगा जो हमने पहले लिखा था टेबुलर फॉर्म में अली, रिजवान एंड अहमद। तो ये है उस सेट को जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का वे। सेट बिल्डर नोटेशन एक्चुअली होती क्या है कि जो टैब डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है उसमें आपने सेट को जिस तरह वर्ड्स में लिखा होता है,
एक्सप्लेन किया होता है उन्हीं वर्ड्स को हम क्या करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर में सेट ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि एक्स जो है आपका नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद क्योंकि पहले 5 नेचुरल नंबर हैं तो आप लिख देते हैं कि एक्स आपका जो है 5 या 5 से कम है। उसी तरह सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो क्योंकि आप अपनी क्लास में से बॉय ले रहे हैं तो पहले ये बताते हैं कि एक्स आपका आपकी क्लास में से है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल बॉयज़, आप सारे के सारे लड़के ले रहे हैं इसलिए उसके तो इसलिए आप एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये बताते हैं कि एक्स आपका क्या है, एक बॉय है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो कंडीशंस आप लोगों ने बाय वर्ड्स लिख के बताई हुई होती हैं उन्हीं कंडीशन को हम क्या करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लिख के तो सेट में इंक्लोज कर देते हैं। तो और बताते हैं कि इन जनरल जो भी एक्स इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, हमारे सेट में से बिलोंग कर जाएगा। तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो वाला कलेक्शन जो है वो बन जाता है जिसको आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो है वर्ड्स में जो है वो लिख के बताते हैं, या टेबुलर मेथड में जो है वो उनके जो है नाम या उन नंबर्स को डायरेक्टली जो है वो लिख के बताते हैं। तो ये तो 3 मेथड किसी भी सेट को जो है वो लिखने के, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड एंड सेट बिल्डर नोटेशन। ज़्यादातर जो नोटेशन यूज़ होती है जो हाई लेवल में यूज़ होती है वो सेट बिल्डर नोटेशन होती है, लेकिन ये थोड़ी सी इसको जो है डिस्कस करना डील करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। और आप लोगों का क्योंकि माइनर कोर्स है इसलिए हम जो मोस्टली जो है ना नोटेशन जो है वो या तो टेबुलर फॉर्म वाली पढ़ेंगे या तो डिस्क्रिप्टिव मेथड वाली पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म भी जो है वो आपके ये सेट्स वाले पोर्शन में जो है वो यूज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट्स कुछ लिखे हुए हैं जो कि हम लोगों ने इनमें से जो है वो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं ये वाले सेट्स, तो इनको दोबारा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सेट लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं आपको पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंबर्स को जो है वो लिख के उसमें जो नंबर है उनको लिख के तो 3 बार लिख के आगे सोन का सिंबल करके बता दिया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्चुअली कौन से होते हैं। ये कौन सा वे है सेट को लिखने का, ये है टेबुलर वे की सेट को लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर 0 भी इंक्लूड कर दें तो हमको जो नया सेट बनता है वो बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स के सेट ऑफ होल नंबर में ये जो नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं अगर इनके नेगेटिव भी जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में जो इंक्लूड कर दें तो हमें एक नया सेट मिलता है, उस नए सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर कौन से होते हैं, वो वाले नंबर जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं उनको सेट ऑफ इवन नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं, 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके अलावा 2 4 एंड 6 इनको भी अगर हम 2 से एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये है कि जब इनको 2 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास जो है एक इंटीजर ही आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 को 4 से कैंसिल करें तो आंसर हमारे पास जो इंटीजर आ जाता है, लेकिन अगर हम 3 को जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर 1.5 आएगा जो कि इंटीजर नहीं है। तो अगर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये है कि जब हम उसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो इंटीजर है। तो वो वाले नंबर जो है वो 2 से जिनको हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं उनको जो है वो सेट ऑफ जो है वो इवन इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर में से देख लें कौन कौन से इंटीजर्स को हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। वो आपके पास ये वाले नंबर हैं 2 +- 4 +- 6 एंड सो ऑन। और बाकी नंबर जिनको हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स बन जाएगा +- 1 +- 3 +- 5 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो वाले होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही पॉजिटिव डिवाइज़र हों और वो वाले डिवाइज़र हों जो उनको एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड करें। अब एग्जैक्टली डिवाइड करने का यहाँ पे भी मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि उनको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर जो है वो इंटीजर्स में से ही आए। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही पॉजिटिव डिवाइज़र्स हों जो उनको एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप 0 की बात करें
तो 0 को जो है वो हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आंसर हमारे पास 0 आएगा। 0 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तभी आंसर हमारे पास 0 आएगा। 0 को हम 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो 0 के बहुत से डिवाइजर्स हैं जो 0 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, इसलिए 0 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है, प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनको सिर्फ 2 ही पॉजिटिव नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड करें। ठीक है, तो 0 को 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 0 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। पॉजिटिव याद रखना, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ जिनके दो डिफरेंट जो है पॉजिटिव जो है डिवाइजर हों जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड करें। ठीक है, उसके बाद अगर 1 की बात करें तो 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है कि अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगा। तो 1 को 1 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, लेकिन 1 के अलावा 1 को कोई और नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 0.5 जो है आ जाएगा। तो 0.5 आपके पास जो है वो इंटीजर नहीं है। यहाँ पे जो मैं एग्जैक्टली डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ वो मैं इस सेंस में कर रहा हूँ कि डिवाइड करने के बाद आपका आंसर जो है वो एक इंटीजर आए। तो यहाँ पे जो है वो 1 को 1 से डिवाइड किया तो वहाँ से हमारे पास इंटीजर आ गया है, और 1 को अगर मैं किसी और पॉजिटिव नंबर लेट से 2 से डिवाइड करूँगा तो वहाँ से मेरे पास इंटीजर जो है पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड करूँगा तो वहाँ से मेरे पास इंटीजर नहीं आएगा। इस तरह 1 को मैं 3 से करूँ, 4 से करूँ या किसी भी और पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करूँगा 1 को, तो आंसर मेरे पास जो है इंटीजर नहीं आएगा, बल्कि कोई ना कोई डेसिमल नंबर आएगा जो कि इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो 1 के क्योंकि हमें बस एक ही पॉजिटिव डिवाइजर मिल रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 1 को -1 भी डिवाइड करता है तो वहाँ से मेरे पास -1 आ जाएगा, लेकिन मैं पॉजिटिव डिवाइजर की बात कर रहा हूँ कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर हो जो कि उन नंबर्स को जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हो, मीन्स कि डिवाइड करने के बाद आंसर आपका जो है वो इंटीजर आए। तो 1 को जो है सिर्फ पॉजिटिव 1 ही डिवाइड करता है कि अगर हम 1 को पॉजिटिव 1 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास जो है इंटीजर आए। उसके अलावा कोई और पॉजिटिव नंबर जो है 1 को डिवाइड नहीं करता कि अगर हम उसको डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास जो है वो इंटीजर आए। इस तरह कोई भी नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर जो है 1 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए वहाँ हमें 1 के जो है वो 2 डिफरेंट जो है पॉजिटिव डिवाइजर नहीं मिल रहे जो कि 1 को एग्जैक्टली डिवाइड करें और आंसर हमारे पास जो है वो इंटीजर आए। इसलिए 1 भी क्या हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 2 जो है नेक्स्ट 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के केस में जो है वो 2 डिफरेंट पॉजिटिव डिवाइजर जो है मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 1 है, 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, इंटीजर आ गया हमारे पास। तो ये एक डिवाइजर मिल गया 2 का हमें। उसके बाद 2 को अगर हम जो है वो 2 से ही डिवाइड करें तो उसके बाद भी अगर देखें हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, ये भी आपके पास इंटीजर है। उसके अलावा अगर आप 2 को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे, लेट्स से अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास जो है इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए आंसर आपके पास इंटीजर जो है वो नहीं आएगा। इसलिए 3 भी जो है वो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड जो है वो नहीं कर रहा, इस तरह डिवाइड नहीं कर रहा कि आंसर हमारे पास जो है एक इंटीजर आए। उस तरह अगर आप कोई और नंबर लेते हैं, लेट्स से अगर आप 4 लेते हैं, 2 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आपके पास जो है वो इंटीजर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि आंसर आपके पास तब क्या आएगा, आंसर आपके पास 1/2 आएगा जो कि एक इंटीजर नहीं है। और 1/2 का आप ये भी लिख सकते हैं, 0.5 देख सकते हैं, ये एक इंटीजर जो है वो नहीं है। तो 2 को अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो सिर्फ 2 ही पॉजिटिव नंबर ऐसे मिलेंगे जिन 2 को जिनसे डिवाइड अगर हम करें तो आंसर हमारे पास जो है वो इंटीजर आए। वो पॉजिटिव नंबर 2 कौन से हैं, वो नंबर एक 1 है और नंबर एक 2 है। ये दो नंबर आपको मिल जाएंगे जो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर एक इंटीजर आएगा। इनके अलावा अगर आप 2 को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, 3 से करेंगे, 10 से करेंगे, तो आपका आंसर जो है इंटीजर नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं 2 के केस में 2 डिफरेंट पॉजिटिव डिवाइजर जो है मिल गए हैं, 2 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर मिल गए हैं, इंटीजर मिल गए हैं जो कि 2 को जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए 2 हमारे पास क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो वो सारे नंबर जिनके सिर्फ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर हों तो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 3 को डिवाइड करता है और 3 भी 3 को डिवाइड करता है। ये 2 पॉजिटिव नंबर 3 को डिवाइड करते हैं। उसके अलावा कोई और नंबर जो है 3 को इस तरह डिवाइड नहीं करता कि डिवाइड करने के बाद जो है आपका आंसर इंटीजर आए। तो 3 के में सिर्फ 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर मिल रहे हैं, इंटीजर मिल रहे हैं जो कि 3 को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 3 आपके पास प्राइम नंबर है। इस तरह 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के आपको एक से ज़्यादा डिवाइजर मिल जाते हैं। 4 को जो है 1 भी डिवाइड कर रहा है,
4 को 2 भी डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। 4 को जो है वो 4 भी डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। तो 4 आपके पास जो है प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है एंड सो ऑन। तो ये वाले नंबर आपके पास जो है वो प्राइम नंबर है। उसके बाद ये ऐसे नंबर जिनका पी और क्यू की इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिख सकें और आपकी बेस डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जिनका पी और क्यू की फॉर्म में जो है वो ना लिख सकें, यानी कि इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में ना लिख सकें, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल और इरेशनल नंबर के यूनियन को हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये मीटिंग का टाइम जो है ख़त्म हो गया। अभी बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं हम लोग।